सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब कभी कोई पापी ग्रह वक्री हो जाता है, पापी ग्रह वक्री हो जाने के बाद वो जिस जातक की कुंडली होती है उसको बहुत अधिक कष्ट देता है और उस कष्ट में हर तरह की विपत्ति आती है, संकट आते हैं, परिश्रम होता है, व्यर्थ परिश्रम होता है और सफलता हाथ नहीं लगती। कुछ ऐसी ही परिस्थिति मकर राशि वालों के साथ चल रही है, क्योंकि उनका जो लग्नेश है शनि वो वक्री है और साथ ही साथ शनि देव की 7.5 भी चल रही है। तो इस पोजीशन में होता यह है कि अगर किसी की अंतरदशा भी शनि की ही चल रही हो तो बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलता है, हर एक चीज में असफलता मिलती है। जिस काम में हम हाथ डालेंगे उसमें हमें भय मिलेगा और असफलता मिलेगी। लेकिन जब वही ग्रह वक्री समाप्त हो जाता है, यानी कि वो ग्रह मार्गी हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। वही समय आने वाला है। 15 नवंबर 2024 को शनि देव मार्गी हो जाएंगे। शनि देव का जो वक्र गति का जो प्रभाव है मकर राशि वालों के ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 नवंबर के बाद से जो वक्र गति का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था वो समाप्त हो जाएगा। 7.5 आपकी केवल और केवल 30 मार्च 2024 तक ही है, क्योंकि उसके बाद वो मीन राशि में जब चले जाएंगे तो आपकी 7.5 वैसे भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो क्या होगा, 4-6 महीना पहले ही वो अगली राशि का फल देने लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी 7.5 समाप्त हो गई है। नमस्कार साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आज बतलाता हूं आप लोगों को शनि देव के मार्गी और केतु के नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। केतु जो होते हैं वो मोक्ष के कारक हैं, केतु जो होते हैं आध्यात्म के कारक है, पुनर्जन्म के कारक हैं। केतु ग्रह ऐसा है, रहस्यमय प्लेनेट है, जिससे आपके जीवन के रहस्यों का पता चलता है। वो केतु प्लेनेट अभी 10 नवंबर को चले जाएंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वो सूर्य देव का नक्षत्र होता है। अब आपको इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि केतु और राहु के जो परम शत्रु हैं वो सूर्य हैं और चंद्र हैं। इसीलिए परम शत्रु होने के कारण राहु और केतु उनको ग्रहण भी लगाते हैं। इसके पीछे की कहानी है कि स्वरभानु राक्षस ने जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत पी लिया था तो सूर्य और चंद्र ने ही विष्णु भगवान से शिकायत की थी, जिस पर विष्णु भगवान ने उनको मार दिया था। और चूंकि अमृत पी लिया था तो दोनों राहु और केतु के रूप में हो गए, ग्रह के रूप में हो गए। अब बात यह है कि जब कभी केतु जब चूंकि सूर्य से शत्रुता रखते हैं तो केतु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, तो क्या होगा आपके लिए। अब यहाँ पे हर राशि का अपना अलग अलग फल होता है, हर राशि का, क्योंकि हर राशि के हिसाब से हर प्लेनेट कोई शुभ होता है कोई अशुभ होता है। आपके कुंडली के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं यहाँ पर 9th हाउस में, केतु बैठे हुए हैं 9th हाउस में और चले जाएंगे वो अष्टमेश सूर्य के नक्षत्र में। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको कि केतु जिस राशि में जाते हैं, जिस नक्षत्र में जाते हैं, उस राशि और उस नक्षत्र के स्वामी का जो फल है उससे दूरी कर देते हैं, यानी कि उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो केतु 9th हाउस में आपके आध्यात्म के घर में चले गए हैं, पिता के घर में चले गए हैं और भाग्य के घर में चले गए हैं। तो यहाँ पे इन चीजों से वो दूरी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का होता है और सूर्य आपके हैं अष्टमेश। सूर्य आपके क्या है यहाँ पर, अष्टमेश हैं। तो अष्टम संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे दूरी बनेगी और अष्टम से संबंधित जो चीजें हैं आपको आश्चर्य लगेगा कि इनसे अगर आपकी दूरी हो जाए तो अच्छा ही है। अष्टम से संबंधित चीजों से अगर आपकी दूरी रहे वही आपके लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। अष्टम भाव से संबंधित मृत्यु होता है तो मृत्यु से दूरी बनेगी, शत्रु होता है शत्रु से दूरी बनेगी, क्लेश होता है क्लेश से दूरी बनेगी, अपयश होता है अपयश से दूरी बनेगी, व्याधि रोग होता है उससे आपकी दूरी बनेगी, चिंता एंजाइटी होता है उससे आपकी दूरी बनेगी, किसी प्रकार का संकट भी अष्टम भाव से देखा जाता है तो उससे दूरी बनेगी।
दरिद्रता, गरीबी अष्टम भाव से देखा जाता है, उससे दूरी बनेगी। आलस्य भी अष्टम भाव से देखा जाता है, उससे आपकी दूरी बनेगी। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का जो अरिष्ट होता है वो भी अष्टम भाव से ही होता है। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है वो मकर राशि वालों को मिलने वाला है, क्योंकि केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं सूर्य के, और सूर्य आपका है अष्टमेश, और केतु जिस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उस ग्रह का वो किस भाव का मालिक है उससे जातक को अलग कर देते हैं। तो केतु आपको यहां पर बहुत ही बड़ा फायदा देने वाले हैं। ये अभी जुलाई 2025 तक रहेंगे, और 10 नवंबर से केतु का नक्षत्र परिवर्तन, 15 नवंबर से शनि देव का मार्गी हो जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बहुत सारी समस्याएं आप झेल चुके हैं। कहते हैं कि शनिदेव मकर राशि पर जो अभी 7.5 चले, तो शनिदेव 7.5 के दौरान हर तरह से समस्या तो देते ही हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, और रोजगार पर भी संकट जरूर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपके लग्नकालीन कुंडली में शनिदेव कहां पर स्थित हैं। अगर आपके शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो आपको 7.5 का कोई विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जन्मकालीन कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, पीड़ा में है खुद, तो वो आपको भी पीड़ा देंगे। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बतलाया कि वक्री क्रूर ग्रह बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फल देते हैं, वही ग्रह जब मार्गी हो जाता है तो वो शुभ फल देने लगता है। तो सीधी सी बात है कि शनिदेव के 15 नवंबर के बाद से आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखें कि और प्लेनेट जो भी हैं आपके, जैसे कि शनि सेकंड हाउस में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, मार्गी हो जाने के बाद उनकी जो दृष्टि होती है वो सामने हो जाती है। अभी तक जो दृष्टि का जो प्रभाव था वो पीछे की तरफ था, दक्षिण दृष्टि होती है। तो तीसरे घर पे जो मंगल का घर है, यानी कि चतुर्थेश आपका मंगल है, और मंगल अभी आपका नीच भी है। मंगल नीच है सप्तम भाव में, तो मंगल पर राहु की दृष्टि भी है। तो यहां पर एक आपको बस सावधान रहने की आवश्यकता है कि चौथा भाव जो होता है वो भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, ड्राइविंग का होता है। इसमें आपको चूंकि चौथे भाव पर में शनि की तृतीय दृष्टि और चौथे भाव के मालिक पर में राहु की दृष्टि, तो जब तक मंगल कर्क राशि में है तब तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। और सावधानी क्या रखनी होगी? सावधानी के साथ साथ आपको मंगल देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब अगर आपको कुछ बहुत ही अधिक शुभ फल प्राप्ति करना चाहते हैं केतु के लिए, तो केतु के लिए एक बड़ी सी रेमेडी मैं बतला देता हूं कि अभी ठंड आने वाली है, तो किसी नीडी को, जिसको जरूरत है उसको आप एक ऐसा कंबल जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या ब्लैक भी चलेगा लेकिन ब्लैक और व्हाइट दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है यानी कि कलर है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो कंबल आप किसी गरीब को दान कर दें, यानी नीडी को दान करना है। ऐसे नहीं कि किसी को हमने दे दिया, जिसको उसकी जरूरत है, जिसको पा करके उसको प्रसन्नता होगी। तो ये एक बड़ी रेमेडी है। साथ ही साथ गणेश जी की आप पूजा करें, गणेश जी के ऊपर में दूब चढ़ाएं। गणेश जी को वैसे भी दूब बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और केतु के लिए इससे बड़ी रेमेडी तो हो ही नहीं सकती। अब बात करें सूर्यदेव की। सूर्यदेव अभी आपके नीच अवस्था में है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। 16 नवंबर को वो फिर से चले जाएंगे एकादश भाव में। और एक और बहुत ही बड़ा राजयोग बनने वाला है, वो होता है मित्रों द्वादश शुक्र का। द्वादश शुक्र योग, द्वादश भाव में जब लग्न से, चंद्र से जब शुक्र देव 12th हाउस में चले जाते हैं तो उसको द्वादश शुक्र योग कहा जाता है। द्वादश शुक्र योग का कॉम्बिनेशन कब होगा? जब आपके जन्मकालीन में भी अगर लग्न से द्वादश में शुक्र हो, चंद्र से द्वादश में शुक्र हो, या फिर गोचर में द्वादश में शुक्र आ जाए। अब शुक्र है भोग का ग्रह, यानी कि प्रोस्पेरिटी, वैभव, संपन्नता, इन सब चीजों का प्लेनेट है। वो जब द्वादश में जाएंगे, द्वादश है व्यय, यानी कि खर्च हो जाना, तो वो बहुत ही ज्यादा जो भोग विलासिता है उसको खर्च करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आएगा तब तो खर्च होगा। तो शुक्र देव जब द्वादश भाव में जाते हैं तो क्या होता है कि वैभव संपन्नता आती है, आदमी बहुत ही ज्यादा विलासिता का जीवन जीने लगता है, और उसको खर्च करने के लिए
जो शुक्र देव होते हैं वो व्यवस्था भी कर देते हैं। तो वो चीज अभी आ रही है, पूरे आधा नवंबर दिसंबर तक रहेगा कि द्वादश शुक्र का योग रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और एक चीज बस नेगेटिव आ रही है, वो ये कि अष्टम भाव आपका अभी पाप कर्तरी योग में आ रहा है, अष्टमें से सूर्य भी नीचे है। तो यानी कि 16 नवंबर तक स्वास्थ्य के लिए आप विशेष सावधान रहें, और उसके लिए भी आपको हनुमान जी की ही आराधना करनी है। हनुमान जी की आप आराधना करें और सूर्य देव को अर्घ देते रहे। ये सारी चीजें जो मैंने बतलाई हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, किसी भी प्रकार का इसमें ऐसी बात नहीं है कि सीधा बतला दिया। कोई चीज क्यों होती है, ज्योतिष काम कैसे करता है, ज्योतिष के जो रूल एंड रेगुलेशंस है, ज्योतिष के जो मेन फंडामेंटल्स हैं, ज्योतिष के जो मेन सूत्र हैं, वो सूत्र कैसे आपके जीवन पर काम करते हैं, वो सारी बातें मैंने बतलाई। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।